Hello friends, today we are learn political science chapter what is democracy, why democracy। लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों, इसके बारे में आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं। देखिए, दो तरह की शासन व्यवस्थाएं होती हैं, ठीक है ना। एक होती है लोकतांत्रिक सरकारें, ठीक है ना। एक है लोकतांत्रिक सरकार और दूसरी है गैर लोकतांत्रिक सरकार। लोकतांत्रिक सरकार दो तरह की होती है। एक को हम कहते हैं राजतंत्र, दूसरी तरह की सरकार होती है सैनिक तंत्र। राजतंत्र में राजा प्रमुख होता है और सैनिक तंत्र में जो सेना का प्रमुख होता है वो उसका प्रमुख होता है। इस चैप्टर को हम स्टार्ट करें इससे पहले जो फर्स्ट चैप्टर है, जो सिलेबस में इस बार नहीं है, लेकिन उसका रेफरेंस लेना हम लोगों को ज़रूरी है, क्योंकि बिना उसका रेफरेंस लिए हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और आप लोगों से मैं ये कहूँगा कि फर्स्ट चैप्टर की रीडिंग ज़रूर करें आप लोग। उसमें दो देशों का उदाहरण दिया है। एक है चिले, जो कि साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, और दूसरा है पोलैंड, जो यूरोपियन कंट्रीज़ है। तो इस तरह से दोनों देशों का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि वहाँ पर जब लोकतांत्रिक सरकार थी तो किस प्रकार का शासन था, लोगों का क्या अनुभव रहा, लोगों का जीवन कैसा रहा, और जब गैर लोकतांत्रिक सरकार आई तब लोगों के जीवन में क्या बदलाव आया। इस तरह से जब हम उसको समझेंगे तो लोकतंत्र हमें और अच्छी तरह से समझ में आएगा। लोकतंत्र क्या होता है, साधारण शब्दों में अगर समझें तो लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें सरकार का चुनाव सीधे सीधे जनता के द्वारा किया जाता है। ऐसे तंत्र को हम लोकतंत्र कहते हैं। अगर इसके दो भाग करें हम, लोक और तंत्र। लोक का मतलब जनता, तंत्र का मतलब सिस्टम। तो इस तरह से ऐसा तंत्र जिसमें सर्वाधिक भूमिका लोगों की होती है उसको हम लोकतंत्र कहते हैं, ठीक है। अगर इंग्लिश में कहें तो इसको बोला जाएगा डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। सेम है, बस लैंग्वेज का अंतर है। तो इस तरह से लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं। इसमें हम लोग लोकतांत्रिक सरकार के बारे में ही पढ़ेंगे और जो गैर लोकतांत्रिक है उसके बारे में भी हम समझेंगे। एक ये स्टार्टिंग में टॉपिक दिया है कि इस को परिभाषित करने की क्या ज़रूरत है। डेफिनेशन तो दी जाएगी तभी हमारे समझ में आएगा कि हाँ वो क्या चीज़ है। तो सबसे पहले इसको देखते हैं। अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, ये ऐसे व्यक्ति थे जो अपने 21वें प्रयास में सफल हुए। 20 बार ये असफल हुए, 21वीं बार जाके सफल हुए, और वो राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने क्या डेफिनेशन दी लोकतंत्र की। लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था ही
लोकतंत्र है। देखिए इसमें भी लोग ही हैं, मतलब जो मेन रोल है वो लोगों का है। अगर लोगों को हटा दिया जाए तो इसमें कुछ भी नहीं बचेगा। तो फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, ऐसी जो शासन व्यवस्था होती है उसको लोकतंत्र कहते हैं, अब्राहम लिंकन के शब्दों में। अब इसको और सरल परिभाषा इसकी दी गई है, देखते हैं। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं, पहले मैंने बताया आप लोगों को। और ये जो डेफिनेशन है, ये जो परिभाषा है, लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था सीधे सीधे स्पष्ट रूप से अंतर बताती है। यानी जहाँ की सरकार लोगों के द्वारा चुनी हुई है वो लोकतांत्रिक है, जहाँ की सरकार लोगों के द्वारा चुनी गई नहीं है वो गैर लोकतांत्रिक है। अब उसमें राजतंत्र भी हो सकता है और सैनिक तंत्र भी हो सकता है। अब बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर सरकार तो लोकतांत्रिक है, लेकिन जो वहाँ की सरकार है वास्तव में वो लोकतांत्रिक नहीं है। लोकतांत्रिक देखने में लगता है, दिखावा है, वहाँ पर दिखावा किया जाता है कि नहीं हमारे यहाँ लोकतंत्र है। जैसे कि चाइना में, उसका और अच्छी तरह से आगे एक्सप्लेन होगा, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि वास्तव में चाइना में लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि वहाँ पर केवल एक ही पार्टी चुनाव लड़ती है, केवल उसके कैंडिडेट बदलते हैं। तो जहाँ पर कोई विकल्प नहीं होता है चुनाव में, वो वास्तव में चुनाव नहीं होता है, वो तो उस देश की सरकार के द्वारा थोपी गई शासन व्यवस्था होती है, ठीक है ना। उसको हम तानाशाही ही कहेंगे, लेकिन वो लोकतंत्र नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, लोकतंत्र की विशेषताएं, ठीक है ना। लोकतंत्र की क्या विशेषताएं हैं देखते हैं। वही चीज़ है जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है, सीधे सीधे, ठीक है। और क्या है इसमें, प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में होते हैं। किस प्रकार की शासन व्यवस्था में, केवल लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में चुनाव भी होता है, वहाँ प्रतिनिधि भी चुने जाते हैं, लेकिन वास्तव में सरकार के संचालन का काम सेना के हाथों में होता है। देखिए कैसे, उदाहरण दिया है, आज भी वो उदाहरण है, बस व्यक्ति बदला हुआ है। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्ता पलट कर दिया, यानी जो निर्वाचित लोगों के द्वारा जो चुनी गई सरकार थी उसको हटा दिया, ठीक है ना, एक षड्यंत्र के तहत, और खुद अपने आप वो वहाँ के शासक बन गए, अपने आप को घोषित कर दिया। और 2002 में एक उन्होंने जनमत संग्रह कराया, वो भी फर्जी ही था मान लीजिए, और उसके द्वारा अपना कार्यकाल 5 वर्ष के लिए बढ़वा लिया उन्होंने। और फिर जो है अगस्त 2002 में उन्होंने क्या किया, एक और प्रस्ताव पारित करवाया जिसको लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर कहते हैं, और उसके ज़रिए उन्होंने पाकिस्तान के संविधान में बहुत ही अधिक संशोधन किया, और उस संशोधन के द्वारा उन्होंने ये अधिकार प्राप्त कर लिया कि राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है, यानी सारी सत्ता उसने अपने हाथों में ले ली। और जो चुनी गई मंत्रिपरिषद है उसके कामकाज पर, उसके कार्य करने के तरीके पर जो
राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद थी उसकी निगरानी बिठा दी, और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में कौन थे? वो सभी सेना के लोग थे जो उनके द्वारा नियुक्त किए गए थे। तो इस तरह से पूरी तरह से सैनिक शासन तंत्र वहाँ पर कार्य कर रहा था। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय प्रांतीय असेंबली के चुनाव कराए, दिखाने के लिए, विश्व के देशों को दिखाने के लिए उन्होंने वहाँ चुनाव करवाए कि हमारे यहाँ चुनाव हो रहा है। ठीक है ना। चुनाव भी हुए, प्रतिनिधि भी चुने गए, ठीक। लेकिन जो सर्वोच्च सत्ता थी यानी सर्वोच्च अधिकार थे, पावर था, वो सेना प्रमुख अर्थात मुशर्रफ के ही हाथों में रही। ठीक है ना। तो इस तरह से चुनाव भी हुआ, प्रतिनिधि भी चुने गए, लेकिन उनको कार्य करने का अधिकार नहीं मिला। ठीक है ना। तो इस तरह से वहाँ भी लोकतंत्र नहीं माना जाएगा, वहाँ भी तानाशाही शासन ही कहा जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इस तरह से क्या निकल के आता है कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वहाँ पर लोकतंत्र नहीं है, उसको लोकतंत्र हम नहीं कह सकते हैं। ये इसकी अगली विशेषता। फिर आगे आता है, लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि जो वहाँ पर चुनाव हो रहा है वो स्वतंत्र हो और निष्पक्ष हो। अगर चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं है तो वो भी लोकतंत्र क्या है? नहीं है, बाकी कैसा भी तंत्र हो। इसका एक उदाहरण दिया है, देखिए। चीन की संसद को क्वांगवो रेमिन डाइवियाओ दाहुई अर्थात राष्ट्रीय जन संसद कहते हैं। और चीन की जो संसद है उसके लिए हर 5 वर्ष पर चुनाव भी होते हैं, और वही संसद जो होती है वो देश के राष्ट्रपति का चुनाव करती है, और उसमें पूरे लगभग 3000 सदस्य आते हैं। इसमें से कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी करती है। लेकिन ये जो चुनाव होता है, यहाँ पर जो चुनाव होता है 5 वर्ष के बाद, उसमें देखिए, ध्यान से देखने वाली बात है कि केवल और केवल उम्मीदवार जो होते हैं किसके होते हैं? वो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के ही होते हैं। जिनको चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी मिलती है वही उम्मीदवार बन सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर किसी भी प्रकार से जनता के सामने कोई विकल्प नहीं होता है कि वो किसी दूसरी पार्टियों को भी चुन सके। ठीक है ना। और इस तरह से वहाँ पर जो सरकार बनती है वो हमेशा किसकी बनती है? कम्युनिस्ट पार्टी की। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं, तो जब कोई विकल्प नहीं है, ठीक है ना, तो वहाँ पर लोकतंत्र भी नहीं है। अगला उदाहरण देखते हैं, इसमें दिया है 1930 में मैक्सिको जब स्वतंत्र हुआ तो वहाँ पर ये निश्चित किया गया कि हर 6 वर्ष के पश्चात चुनाव होंगे। सन 2000 में वहाँ पीआरआई जो है पार्टी को विजयी घोषित किया गया। पीआरआई का पूरा नाम है इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे इसमें, पीआरआई का पूरा नाम बताइए, या पीआरआई जो पार्टी है वो किस देश से संबंधित है। ठीक है ना, इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा आप। फिर केवल यही, उसके बाद भी यही लगातार जीत रही है। कारण क्या है कि इसने हर तरह के अनुचित तरीकों का प्रयोग प्रारंभ किया अपने को जिताने के लिए। जो सरकारी जो सर्वेंट थे उन सभी को ये अनिवार्य किया कि पार्टी की बैठकों में जाना है और पार्टी के लिए काम करना है। जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे थे उनके गार्जियन को कहा गया कि आपको केवल सरकार के पक्ष में, ठीक है ना, सरकार के पक्ष में ही आपको लोगों को कन्विंस करना है वोट देने के लिए। और
मीडिया भी सरकार के साथ ही थी, ठीक है ना। तो इस तरह से कई बार क्या हुआ कि सरकार ने देखा कि यहाँ पर हमारे इस क्षेत्र में हमारे विपक्ष में वोटिंग हो जाएगी, तो उसने मतदान केंद्र ही बदल दिए। तो इस तरह से अनुचित तरीकों का प्रयोग किया। तो इस तरह से वहाँ कहा जा सकता है कि निष्पक्ष चुनाव वहाँ पर नहीं हुआ, ठीक है ना। तो जब निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ तो भी हम वहाँ की सरकार को लोकतांत्रिक सरकार नहीं कहेंगे, ठीक है ना। भले ही वो उसको विजयी घोषित कर दिया गया था, लेकिन वो लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, ठीक। फिर आता है, तो इसको हम क्या कहेंगे अब कि लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए, ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हों। तो ये अब तक क्या था हमने जो पढ़ा, वो लोकतंत्र की विशेषताएं। और अगला है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक व्यक्ति एक वोट और एक मोल। अर्थात एक रिक्शा चलाने वाला, जिसको हम रिक्शा पोलर भी बोलते हैं, और दूसरा हमारे देश का सर्वोच्च शासक कौन, राष्ट्रपति, जिसको हम प्रथम नागरिक भी कहते हैं, दोनों को वोट देने का अधिकार संविधान के द्वारा सार्वभौम वयस्क मताधिकार के द्वारा दिया गया। और उसके साथ साथ संविधान में ये भी व्यवस्था की गई कि दोनों के वोट का मोल एक ही होगा। अर्थात रिक्शे वाले का वोट की काउंटिंग एक होगी, तो राष्ट्रपति के वोट की काउंटिंग भी एक ही होगी। जिस तरह से रिक्शा चालक एक सामान्य लाइन में खड़े होकर वोट देने जाता है, वैसे ही हमारे देश में राष्ट्रपति भी लाइन में लगकर वोट देने के लिए जाते हैं। तो इससे क्या होता है, सबके वोटों का मूल्य समान होता है। लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए, और हर एक वोट का मूल्य समान होता है। ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के अंतर्गत बताया गया है। और सार्वभौम वयस्क मताधिकार का अर्थ ये होता है कि ये अधिकार उस व्यक्ति को मिलता है जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, उसको अपने आप ही ये अधिकार मिल जाता है। सार्वभौम वयस्क मताधिकार सबसे पहले 1893 में न्यूजीलैंड में दिया गया था, और 1950 में भारत में लोगों को मिला। तो इस तरह से ये सार्वभौम वयस्क मताधिकार के अंतर्गत एक व्यक्ति एक वोट एक मोल की व्यवस्था, ठीक। अब आता है, लेकिन थोड़ा सा एक चीज़ और समझ लें हम लोग, कुछ पॉइंट्स रह गए इसमें। लेकिन जिन देशों में इससे वंचित किया गया है वहाँ पर लोकतंत्र नहीं है, भले चुनाव होता हो। जैसे सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं है। एस्टोनिया में रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती है। फिजी की चुनाव प्रणाली में वहाँ के मूल निवासियों के वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिक के वोट से ज़्यादा है। यानी जो भारतीय मूल के फिजी नागरिक हैं वो वहाँ के दूसरे दर्जे के नागरिक हैं। तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आता है। ये लोकतंत्र को सीमित करने का एक तरीका है, ठीक। अब आगे आते हैं, देखिए कार्टून क्या कह रहा है, आखिरकार एक व्यक्ति एक वोट। और ये अंदर जो है, जो पहले लोग ऐसे थे जो सारे वोट किसी एक के पक्ष में दिलवा देते थे, ये क्या कह रहा है, वो भी क्या दिन थे जब मैं ही एक व्यक्ति और मेरा ही एकमात्र वोट था और यही मुझे पसंद था, ठीक है ना।
लेकिन अब पूरे विश्व में एक वोट एक मोल हो गया है। अगला आता है कानून का राज और अधिकारों का आदर। जहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार होगी वहाँ पर कानून का राज ही होगा और किसी तरह का राज नहीं होगा, जंगल राज नहीं होगा। अगर सरकार उसको ईमानदारी से लागू करती है और वहाँ की जनता उसका ईमानदारी से पालन करती है तो। इसमें उदाहरण दिया है जिम्बाब्वे का। जिम्बाब्वे एक बहुत छोटा सा देश है अफ्रीकी महाद्वीप का, और इसको और किसी माध्यम से भी जानते होंगे हम लोग, लेकिन क्रिकेट के रूप में भी इसको मान्यता मिली हुई है और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की यहाँ की टीम है। तो जिम्बाब्वे को 1980 में गोरे शासन से मुक्ति मिली और उसके बाद वहाँ पर एक जानू पीएफ के नाम से एक राजनीतिक दल बनाया गया, और ये वही दल था जिसने वहाँ की स्वतंत्रता आंदोलन चलाया, उसकी अगुवाई की, और रॉबर्ट मुगाबे इसके नेता थे। उनके नेतृत्व में सारा कुछ संघर्ष चला था जिसमें कि देश स्वतंत्र हुआ था। स्वतंत्रता के बाद जो रॉबर्ट मुगाबे थे उनको काफ़ी लोकप्रियता प्राप्त थी और जो चुनाव हुए उसमें उनको राष्ट्रपति चुन लिया गया। लेकिन आगे चलकर यही राष्ट्रपति मुगाबे अपने को राष्ट्रपति बनाए रखने के लिए लगातार अनुचित साधनों का प्रयोग करते चले गए, और उसका कारण ये हुआ कि ये तानाशाह हो गए और इस तरह से ये अलोकतांत्रिक हो गए। भले ही ये जीतते थे लेकिन वहाँ की सरकार अलोकतांत्रिक हो गई, क्योंकि वो गलत तरीकों का प्रयोग करके विजयी होते थे लगातार, जनता की इच्छाओं का आदर नहीं करते थे, कानूनों का पालन नहीं करते थे। लोकतांत्रिक सरकार के लिए जरूरी है कि सरकार नागरिकों के जो अधिकार हैं, बुनियादी अधिकार जिसको कहा जाता है, बेसिक राइट्स, उसका पालन करें, फंडामेंटल राइट्स का पालन करें, और अपनी जनता को सोचने का, समझने का, अपनी विचार व्यक्त करने का और संगठन बनाने का, सरकार का विरोध करने का, राजनीतिक गतिविधियां चलाने का आदि का, ये सब उनको अधिकार मिलना चाहिए, उनको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। वहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका हो, यदि ऐसा है तो वहाँ पर लोकतंत्र है, ठीक है ना। और यदि ऐसा नहीं है तो वहाँ पर लोकतंत्र नहीं माना जाएगा। दूसरी बात यह है कि भले ही सरकार बन गई, ठीक है ना, बहुमत की सरकार बनी, लेकिन केवल इस आधार पर कि वो बहुमत की सरकार है, ठीक है ना, वो अपनी मनमानी नहीं कर सकती। कोई भी लोकतांत्रिक सरकार अपनी मनमानी नहीं कर सकती, ये लोकतंत्र की विशेषता है। विशेष रूप से जो अल्पमत वाले समूह हैं उनका उन्हें आदर करना ही पड़ेगा, भले उन्होंने उस सरकार को अपना वोट दिया हो या नहीं दिया हो, लेकिन सरकार चुनने के बाद उनके प्रति भी उनका उतना ही दायित्व बनता है, जिम्मेदारी बनती है, जितना वोट देने वाले की। हर प्रमुख फैसला लंबे विचार विमर्श के बाद लेना होता है। हर पदाधिकारी को उस पद के साथ जुड़े अधिकार जिम्मेदारियां संविधान द्वारा दी जाती हैं, और ये सभी न सिर्फ जनता के प्रति उत्तरदायी हैं बल्कि अन्य स्वतंत्र अधिकारियों के प्रति भी उनकी जवाबदेही होती है। डिटेल आगे मिलेगा इसका। इस तरह से एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है, उससे बाहर नहीं जा सकती। इसके लिए हमारे संविधान में सरकार के लिए नीति निर्देशक तत्व बनाए गए हैं, और हर सरकार हालांकि वो अनिवार्य नहीं है कि सभी सरकार उसका पालन ही करें, सरकार की इच्छा पर है कि उन नीति निर्देशक तत्वों में से वो कितना पालन करती है। लेकिन वो नीति निर्देशक तत्व ऐसे हैं कि जिसमें जन कल्याणकारी कार्य होते हैं, तो उसका पालन करना सभी सरकारों का कर्तव्य होता है, और उसका सभी सरकारें ध्यान रखती हैं कि नीति निर्देशक तत्वों को
लागू किया जाए और उसके अंतर्गत ही वे कार्य करें। ठीक है ना। तो ये हुई एक तरह से विशेषताएं और लोकतंत्र में क्या क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। ये हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है ना। लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सारे प्रमुख फैसले करते हैं। जो हमने अपने प्रतिनिधि चुने हैं, अब भाई जनता तो सीधे सीधे वहाँ शामिल नहीं हो सकती, तो उसने जो प्रतिनिधि चुने हैं वो चुने हुए लोग ही सारे प्रमुख फैसले करते हैं। चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध कराता है कि वे चाहें तो मौजूदा शासकों को बदल सकते हैं। जब कोई भी सरकार जनता के हित के कार्य नहीं करती है, जनता के विरुद्ध कार्य करती है, तो ऐसा नहीं है कि कार्यकाल सरकार का 5 वर्ष का पूरा हो जाएगा तभी सरकार बदली जाएगी। नहीं, अगर वो सरकार, चुनी हुई सरकार, लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि अलोकप्रिय हो जाते हैं अपने कार्यों के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, तो जनता उनको 5 वर्ष से पहले ही उनके शासन को समाप्त कर देती है। और यदि 5 वर्ष कार्यकाल पूरा भी कर लिया उस सरकार ने, तो अगले होने वाले चुनाव में जनता निश्चित रूप से ही सरकार बदल देती है, दूसरी पार्टी की सरकार को चुनती है। यह विकल्प और अवसर सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध होते हैं। इस चुनाव से बनी सरकार संविधान द्वारा तय किए गए बुनियादी कानूनों और नागरिक अधिकारों के दायरे को मानते हुए ही काम करती है। ठीक है ना। संविधान के अंतर्गत ही ये सारे कार्य होते हैं। अब आता है कि लोकतंत्र ही क्यों। तो लोकतंत्र ही क्यों इसलिए क्योंकि ये हमने जो विशेषताएं पढ़ी अभी तक, वो केवल लोकतंत्र में ही है, अन्य किसी तंत्र में नहीं है। इसलिए लोकतंत्र का शासन ही सबसे अच्छा शासन है, इसलिए लोकतंत्र आवश्यक है। अब कुछ लोकतंत्र के विरुद्ध भी जो हैं कुछ तर्क हैं, उसको भी देख लें हम लोग। तभी तो जब हम लोग गुण और दोष दोनों को देखेंगे तो हमारे समझ में आएगा कि हाँ, लोकतंत्र के विरुद्ध भी तर्क हो सकते हैं, लोकतंत्र में ये गड़बड़ी भी होती है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि लोकतंत्र में नेता बदलते रहते। जब नेता बदलते हैं तो अस्थिरता पैदा होती है। क्यों? क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं कि जिस प्रतिनिधि का चुनाव हुआ है वो लंबे समय तक काम करे। ठीक है ना। हो सकता है सरकार 2.5 साल में बदल जाए, 6 महीने में बदल जाए। तो आने वाली जो सरकार होगी, जो आने वाला जो प्रतिनिधि जो नया चुना जाएगा, वो क्या किस तरह से सरकार का संचालन करता है, वो किस तरह की योजनाएं लाता है, वो किस तरह से जनता के हित में कार्य करता है। तो जो उससे पूर्ववर्ती सरकार थी उसने जो योजनाएं बनाई थी, कोई ज़रूरी नहीं कि आने वाली अगली सरकार भी उन योजनाओं को लागू करेगी। इसलिए अस्थिरता पैदा होती है, पहला लोकतंत्र के विरुद्ध तर्क। दूसरा है, लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल, यहाँ नैतिकता की कोई जगह नहीं होती। अक्सर देखने में आता है, आप लोग देखते भी होंगे कि केंद्र में जो सरकार है एनडीए की, और उसमें मुख्य भूमिका भारतीय जनता पार्टी की है, और माननीय नरेंद्र मोदी जी उसके नेता हैं, निर्विरोध नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं। और जो मुख्य विपक्षी पार्टी है कांग्रेस,
वो लगातार उनका विरोध कर रहे हैं और एक तरह से व्यक्तिगत उन पर आक्षेप लगाते हैं। तो वो कांग्रेस पार्टी चाहती है कि किसी भी तरह से इस पार्टी को सत्ता से बाहर करके हमारी पार्टी की सरकार बने। इसके लिए उन्हें जहाँ तक भी निचले स्तर तक जाना होगा वो जाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी लोग समझदार हैं, या आपके विभाग बंधु भी समझदार होंगे। अगला है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी होती है। ये तो निश्चित है कि लोकतंत्र में कोई भी फैसला लेने में देर जरूर होती है, क्योंकि सभी की सहभागिता रहती है उसमें। किसी एक को तो पास करना नहीं होता है। किसी भी प्रस्ताव को किसी एक व्यक्ति को पास नहीं करना है। उसमें संसद में, लोकसभा में भी बहस होती है, राज्यसभा में भी बहस होती है, वोटिंग होती है, फिर वो राष्ट्रपति के पास जाता है कानून बनने के लिए। राष्ट्रपति ने अगर हस्ताक्षर कर दिए तो कानून बन गया, और नहीं तो फिर से वो वापस भी कर सकते हैं संसद को पुनः विचार के लिए। फिर से संसद में वोटिंग होती है, फिर से बहस होती है, फिर से राष्ट्रपति के पास जाता है। ये काफ़ी एक लंबी प्रक्रिया है। तो ये फैसले में देरी होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगला है, चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता ही नहीं होता है। ये एक बहुत ही अच्छा तर्क है लोकतंत्र के विरुद्ध। ये वास्तविकता है कि जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो सामान्य जनता में से चुने हुए नहीं होते हैं, वो सामान्य लोग नहीं होते हैं, वो ज़मीन से जुड़े लोग नहीं होते हैं। भले ही कोई कहे कि मैं किसान का पुत्र हूँ, मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन वास्तव में वो ज़मीन से जुड़ा हुआ नहीं होता है। वो नहीं जानता है किसान की समस्या क्या होती है, वो नहीं जानता है कि एक श्रमिक की, मजदूर की समस्या क्या है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि वो कभी वैसे उस माहौल में रहा है नहीं। इसलिए चूँकि उसके सामान्य लोगों के हितों का पता नहीं है, इसलिए वो उससे संबंधित फैसले ठीक प्रकार से नहीं ले पाता है। लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार होता है। अब कुछ ये बीते दशकों से निर्वाचन आयोग ने चुनाव खर्च को कम करने का प्रयास किया है और इसमें निश्चित कमी आई है, लेकिन अभी भी ये बहुत अधिक पैसा चुनाव में खर्च होता है। और फिर से क्या होता है कि जो चुनकर आता है वो ये सोचता है कि पहले जो मेरा पैसा इतना करोड़ों रुपया खर्च हो गया, पहले मैं उसकी भरपाई कर लूँ, और उसकी भरपाई करने के लिए वो उचित अनुचित तरीकों का प्रयोग करता है। उससे भ्रष्टाचार फैलता है। सामान्य लोगों को पता नहीं होता कि उनके लिए क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी, इसलिए उन्हें किसी चीज़ का फैसला नहीं करना चाहिए। ये ठीक है कि सामान्य लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि कौन सी सरकार अच्छा काम कर रही है। क्यों? क्योंकि सामान्य लोग अपनी रोजी रोटी में ही इतने व्यस्त रहते हैं कि वो इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। लेकिन आज का जो समय है वो सोशल मीडिया का समय है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, तो वो समझता है, समझदार हो गया है, पहले से बहुत अधिक समझदार हो गया है, अपने अधिकारों के प्रति बहुत अधिक जागरूक हो गया है, अपने कर्तव्यों के प्रति भले ही जागरूक ना हुआ हो, लेकिन वो ये समझ गया है कि कहाँ पर वोट देना है, कहाँ पर नहीं देना है, भले ही वो किसी से कहे या ना कहे। ठीक है? तो इस तरह से ये लोकतंत्र के विरुद्ध तर्क था। और वास्तव में अगर इन जो विरुद्ध तर्क हैं इनमें सुधार किया जाए तो लोकतंत्र और अधिक मजबूत होता चला जाएगा। लोकतंत्र में ऐसा नहीं कि जो है गरीबी को तुरंत दूर कर देगा। ठीक है ना? लोकतंत्र में प्रयास जरूर होता है, ईमानदारी से प्रयास होता है। दूसरा तंत्र जो राजतंत्र होता है वो राजा केवल अपने लिए कार्य करता है, अपने परिवार के लिए कार्य करता है सामान्यतः। सैनिक तंत्र में जो सैनिक तानाशाह होता है उससे जनता के हितों का ध्यान नहीं रहता है।
क्योंकि उसको तो मालूम है कि मैं तानाशाह हूँ, मुझे कोई नहीं हटा सकता है। ऐसे राजा को मालूम है कि मेरे बाद मेरा लड़का ही राजा बनेगा, इसलिए उसको भी चिंता नहीं होती है। लेकिन लोकतंत्र में जो सरकार होती है उसको मालूम है कि अगर हम जनता के हित में ठीक प्रकार से कार्य नहीं करेंगे तो अगले 5 वर्ष के पश्चात हमारी सरकार नहीं चुनकर आएगी। इसलिए जनता के हित में कार्य करना, जनता के हितों के बारे में सोचना उनकी मजबूरी है, उन्हें सोचना पड़ेगा। तो इस तरह से जो लोकतांत्रिक सरकार होती है वो अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। वैसे हम लोगों को अब तक मालूम चल गया होगा कि लोकतंत्र ही क्यों, ठीक है ना, क्योंकि हमने उसकी विशेषताएं पढ़ी। फिर भी ये जब टॉपिक अलग से दिया हुआ है कि लोकतंत्र के पक्ष में तर्क, तो इसको हमें थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। जैसे हमने उसके विपक्ष में तर्क पढ़ा, वैसे ही लोकतंत्र के पक्ष में तर्क। लोकतंत्र में जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है किसी अन्य प्रणाली से बेहतर है। क्यों? क्योंकि लोगों की ज़रूरत के अनुरूप इसमें आचरण होता है, इसमें कार्य किया जाता है। ठीक है ना, आगे देखते हैं हम। लोकतंत्र में जरूरी है कि शासन करने वाले आम लोगों की ज़रूरतों का तत्काल ध्यान दें। जैसे कि मैंने पहले बताया आप लोगों को, इसलिए लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि ये शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। जो सरकार है उसको संसद में जाकर जवाब देना पड़ता है, जनता को जवाब देना पड़ता है, इसलिए वो मना नहीं कर सकती। उसको लोग जनता के हित में शासन, जनता के हित में योजनाएं चलानी ही हैं। ठीक, फिर आता है इस प्रकार लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो फैसले होते हैं वो बहुत ही बहस के बाद होते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि संसद के दोनों सदनों में लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों में बहस होती है। उसके बाद वो प्रस्ताव का जो पास होकर राष्ट्रपति के पास जाता है, फिर राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करता है, हस्ताक्षर करता है, तब वो कानून बनता है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों ने पढ़ा लोकतंत्र के विरुद्ध तर्क में कि फैसले लेने में देरी होती है, देरी अवश्य होती है, लेकिन इस तरह से निर्णय लेने में ये कम गुंजाइश होती है कि गलती हो। तो इस तरह से निर्णय लेने की जो बेहतर निर्णय लेने की जो संभावना वो लोकतंत्र में अधिक है, क्योंकि राजतंत्र में अकेला एक व्यक्ति निर्णय लेता है, सैनिक तंत्र में वही तानाशाह। तो वो सोचते हैं मैं जो कर रहा हूँ वो अच्छा है, लेकिन यहाँ पर सभी लोग मिलकर कानून का निर्माण करते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, इसलिए यहाँ पर बेहतर निर्णय लिया जाता है। दूसरा तर्क है, आगे बढ़ते हैं, कि लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। देखिए, कोई भी बात हो, आजकल चाइना और भारत का बिल्कुल ऐसी स्थिति हो रही है कि कब युद्ध प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन लगातार बातचीत भी हो रही है। भले ही उसका निर्णय ना निकल रहा हो, लेकिन एक ये भी पक्ष है कि नहीं, दोनों पक्षों में लगातार बातचीत हो रही है, कम्युनिकेशन बंद नहीं है। ठीक है, इसलिए लोकतंत्र मतभेदों और टकराव को संभालने का सबसे अच्छा तरीका है, सबसे अच्छा उपाय है। लोगों में कितना ही बड़ा से बड़ा विवाद क्यों ना हो जाए, लेकिन बातचीत के द्वारा उसको सुलझा लिया जाता है, और इस तरह की व्यवस्था लोकतांत्रिक शासन में ही है। और इसी प्रकार की शासन व्यवस्था ने पूरे भारतवर्ष को एकजुट कर रखा है, इसमें कोई भी संशय नहीं है।
अगला है हमारा, लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। निश्चित रूप से जब हम अपना वोट देकर किसी प्रतिनिधि को चुनते हैं और वो प्रतिनिधि जाकर प्रधानमंत्री बनता है देश का, तो हमें लगता है कि मैंने अपना वोट दिया है और आज ये व्यक्ति प्रधानमंत्री बना है। और जब वो अच्छा कार्य करके और लोकप्रिय होता है तो हमारे अंदर भी गर्व की अनुभूति होती है और हम भी सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ कहते हैं भाई देखो, इस व्यक्ति को हमने चुना है, इस पार्टी को चुना है, जिसकी यह सरकार है वो अच्छा कार्य कर रही है, इसका हमें गर्व है। तो हमें भी सम्मान की अनुभूति होती है। और जब सरकार कोई भी हो, सबके साथ समान रूप से कार्य करती है, सबके लिए समान रूप से कार्य करती है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, ठीक है ना, तो वो धीरे धीरे लोकप्रिय सरकार बनती चली जाती है। लोकतंत्र राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित होता है, असमानता के आधार पर नहीं। इसलिए जब समानता होती है तो सभी प्रसन्न रहते हैं, सभी उस सरकार के पक्ष में, सरकार के द्वारा किए गए कार्यों में सहभागी रहते हैं। इसके पक्ष में और क्या तर्क है? इसके पक्ष में यह भी तर्क है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है, क्योंकि इसमें हमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर भी मिलता है। भाई देखिए, हमने कोई प्रस्ताव पारित किया, कोई कानून बना, ठीक, कोई ज़रूरी नहीं है कि इतने लोगों द्वारा वाद विवाद बहस के बाद ये पास हुआ है तो इसलिए अच्छा ही होगा। निश्चित रूप से कुछ कमियां होती हैं, तो उन कमियों को फिर से सुधारने का उस सरकार के पास अवसर होता है और वो उसको सुधारने का प्रयास करती है और सुधारती भी है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये गारंटी नहीं कि लोकतंत्र में कोई गलती नहीं हो, गलती होती है, लेकिन उसको सुधार भी लिया जाता है। ये व्यवस्था लोकतंत्र में ही है। इसका अर्थ ये हुआ कि या तो शासक समूह अपना फैसला बदले या शासक समूह को बदला जा सकता है। गैर लोकतांत्रिक सरकारों में ऐसा नहीं किया जा सकता। अर्थात मान लीजिए हमने जो अपना प्रतिनिधि चुना वो ठीक से कार्य नहीं कर रहा है, तो हम कहेंगे कि भाई देखिए, ये तो गलती हो गई, हमने गलत व्यक्ति का चुनाव कर लिया। लेकिन अगले चुनाव में निश्चित रूप से हम ये गलती नहीं दोहराएंगे और जो अच्छा व्यक्ति होगा उसको ही हम अपना प्रतिनिधि चुनेंगे, उसको ही हम अपना वोट देंगे। तो ये व्यवस्था किस में है? लोकतांत्रिक में, लोकतांत्रिक सरकार में, लोकतंत्र में। लोकतंत्र हमें सब चीज़ नहीं दे सकता और ना ही ये सभी समस्याओं का समाधान है, लेकिन स्पष्ट रूप से उन सभी दूसरी व्यवस्थाओं से बेहतर है जिन्हें हम जानते हैं और दुनिया के लोगों को जिनका अनुभव है। एक अच्छे फैसलों के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराता है। इसमें लोगों की इच्छाओं का सम्मान किए जाने की ज़्यादा संभावना है और इसमें अलग अलग तरह के लोग ज़्यादा बेहतर ढंग से साथ साथ रह सकते हैं। इसमें सभी नागरिकों को ज़्यादा सम्मान मिलता है। इसी वजह से लोकतंत्र को सबसे अच्छी शासन व्यवस्था माना जाता है और इसीलिए विश्व के अधिकांश देशों के द्वारा लोकतांत्रिक व्यवस्था को ही अपनाया गया है। जहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है वहाँ पर जनता पर तरह तरह के प्रतिबंध झेलने पड़ते हैं। तो इस तरह से सबसे अच्छा तंत्र लोकतंत्र, सबसे अच्छा शासन लोकतांत्रिक शासन, सबसे अच्छी सरकार लोकतांत्रिक सरकार। तो अब लोकतंत्र का बृहत्तर अर्थ यानी एक काफ़ी वाइड स्प्रेड, आखिर इसका क्या अर्थ हो सकता है? बाकी तो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी। अधिकांश रूप से लोकतंत्र का सबसे आम रूप है प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र।
बहुमत का शासन भी चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। ये जरूरी हो जाता है क्योंकि आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में इतने अधिक लोग होते हैं कि हर बात के लिए सबको साथ बैठाकर सामूहिक फैसला कर पाना संभव ही नहीं हो सकता। इसलिए प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है और उन प्रतिनिधियों के द्वारा ही वो सारे कार्य होते हैं। ठीक, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं कि लोकतंत्र का बृहत्तर अर्थ क्या है। इसकी दो कोटेशन को समझना आवश्यक है और उस कोटेशन के माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं कि लोकतंत्र का बृहत्तर अर्थ क्या है। देखिए, दो कोटेशन है। हम लोगों का परिवार काफ़ी लोकतांत्रिक है। जब भी फैसला करना होता है तो हम सभी साथ बैठकर आपसी सहमति से फैसले लेते हैं। फैसले में मेरे विचारों का भी उतना ही महत्व होता है जितना मेरे पिताजी का। अगला है, मुझे वे शिक्षक नापसंद हैं जो कक्षा में छात्रों को बोलने और सवाल पूछने की इजाज़त नहीं देते। मैं तो ऐसा शिक्षक पसंद करूंगी जो लोकतांत्रिक मानसिकता का हो, अर्थात कोई बच्चे कितने भी प्रश्न पूछे वो परेशान ना हो, धैर्य से उनका जवाब देता रहे। अर्थात ये ना किसी बच्चे से कहे बैठ जाओ नीचे, पूछने की ज़रूरत नहीं है। अगला है, एक नेता और उसके परिवार के लोग इस पार्टी के सारे फैसले करते हैं। वे क्या लोकतंत्र की बात करेंगे? ये तीनों। अब आता है, लोकतंत्र एक ऐसा सिद्धांत है जिसका प्रयोग जीवन के हर क्षेत्र में हो सकता है। ठीक है ना? ये कैसे समझेंगे हम लोग इसका बृहत्तर अर्थ? अभी तक तो हमने यही समझा कि जहाँ की सरकार लोगों के द्वारा चुनी गई होती है वो लोकतांत्रिक सरकार होती है, वो लोकतंत्र होता है। ठीक है ना? जहाँ पर कानून का राज हो, जहाँ पर लोगों के सम्मान का आदर किया जाता हो, जहाँ पर निष्पक्ष रूप से निर्वाचन होता हो, वो लोकतंत्र हो। लेकिन ये इसकी सीमित परिभाषा है। इसका असीमित परिभाषा, असीमित रूप में इसको कैसे लेंगे, तो इस कोटेशन को पढ़ेंगे हम लोग। इस देश में वास्तविक लोकतंत्र तभी आएगा जब किसी को भी भूखे पेट सोने की जरूरत नहीं रहेगी। अर्थात सरकार इस दृष्टि से काम करेगी, सरकार में रहने वाले सभी प्रतिनिधि इस दृष्टि से काम करेंगे, समस्त संपूर्ण जनता इस दृष्टि से कार्य करेगी या व्यवहार करेगी, तब माना जाएगा कि उस देश में लोकतंत्र है। दूसरी कोटेशन है, लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को, देखिए बहुत ध्यान से, लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को फैसले लेने में समान भूमिका निभानी चाहिए। इसके लिए वोट के समान अधिकार भर की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? फिर इसमें क्या देते हैं, देखिए क्या कहते हैं, यही चीज लोकतंत्र को अन्य शासन व्यवस्थाओं से अलग करती है। क्या? रिपीट करते हैं, लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को फैसला लेने में समान भूमिका निभानी चाहिए। ठीक है ना? यानी यही एक ऐसा शासन है जिसमें सभी नागरिक अपनी भूमिका निभाते हैं, भले ही वो अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा। और यही जो व्यवस्था है वो राजतंत्र और सैनिक तंत्र से इस सरकार को अलग करती है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि जो दूसरी तरह की जो सरकारें हैं वो ये नहीं चाहती कि सामान्य जनता हमारे अधिकारों में कटौती करे, जो राजनीतिक निर्णय लिए जाते हैं उसमें उनकी सहभागिता हो। इसलिए ये इस तरह की जो व्यवस्था है वो केवल लोकतांत्रिक सरकार में ही है। ये इसका एक बृहत्तर स्वरूप है। तो
और भी जैसे जैसे हम आने वाले समय में आगे बढ़ते रहेंगे, वैसे वैसे लोकतंत्र का बृहत्तर स्वरूप या बृहत्तर अर्थ वो बढ़ता जाएगा, उसमें सुधार होते रहेंगे। ठीक है ना? लेकिन ये निश्चित है कि लोकतंत्र, जो सक्रिय लोकतंत्र होगा, ठीक है ना, उसमें जो नागरिक हैं, जो लोग हैं वहाँ के, उनकी सक्रिय भागीदारी भी निश्चित है। अगर उनकी सक्रिय भागीदारी नहीं होगी तो लोकतंत्र वहाँ पर मजबूत नहीं होगा। उस लोकतंत्र की स्थिति चाइना की तरह होगी, उस लोकतंत्र की स्थिति पाकिस्तान की तरह होगी। ठीक है ना? बिल्कुल अस्थिर लोकतंत्र। लेकिन हमारे यहाँ लोकतंत्र लगातार अपनी जड़ें मजबूत करता जा रहा है। ठीक है ना? इस अर्थ में, इस अर्थ से, इस दृष्टि से लोकतंत्र सबसे लोकप्रिय शासन व्यवस्था है। ठीक है ना? तो इस तरह से ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ और जो इससे रिलेटेड पीडीएफ है उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको वहाँ से भी आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया और अगली वीडियो में हम जो हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, ठीक है ना, मैं चाहूँगा कि आप लोग जब ये वीडियो हमारी देखें, ये कॉन्स्टिट्यूशन वाला चैप्टर, तो उससे पहले आप इस चैप्टर को रीड कर लें, तो हमें ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन वाला जो चैप्टर है बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। आप लोगों से धन्यवाद, नमस्कार।